नाज़रीन, बहुत ही खतरनाक खबर सामने आ रही है और शायद उस जंग का आगाज हो गया है जिसका हम पिछले कई महीनों से बात कर रहे हैं और पिछली कई दहाइयों से जिस जंग की तैयारी की जा रही है। ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, ये बहुत बड़ा अटैक बताया जा रहा है। उनकी ऑयल पोर्ट के ऊपर यह अटैक हुआ है जिसमें कैजुअलिटीज बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हो गई हैं और उसमें 500 से ज्यादा कैजुअलिटीज इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। खुदा न खास्ता इससे भी दुगने नंबर हो सकते हैं क्योंकि हर 15-20 मिनट बाद नंबर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अटैक उस वक्त हुआ है जब ओमान के अंदर इस वक्त ईरान और अमेरिका की जो मीटिंग है वो जारी है। बड़ी खुशाइंद वहां पर जो प्रोग्रेस है वो हो रही थी और जिसमें रशिया इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, और जो खबरें आ रही हैं वो ये थी कि अमेरिका और ईरान जब कि हिस्टोरिक एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें सारे ऑन बोर्ड हैं, रीजन भी सब सारी दुनिया उसके अंदर ऑन बोर्ड है और वो पुश कर रही है टुवर्ड्स के एक एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पा जाए। और ट्रंप की जान से जो कल स्टेटमेंट्स आ रही थी वो भी ये थी कि हम एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। तो ये चीजें किसी तौर पर इजराइल को कबूल नहीं हो सकती थी। इस वक्त जो है वो ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, तो ये क्या अटैक इजराइल ने करवाया है, किस तरह से करवाया, अभी तक उन्होंने जिम्मेदारी कबूल नहीं किया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बहुत बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने कहा कि मैं सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता हूं। बिल्कुल नई रियलिटीज यहां पर इमर्ज हो रही हैं और ये जो नई रियलिटीज हैं उसमें वो इजराइल को तो काबिल कबूल नहीं है क्योंकि इजराइल की जो डोमिनेशन है इसको वो पूरी तरह से चैलेंज कर रही हैं। अब आप बताइए कि ट्रंप कह रहा है कि मैं सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता हूं। भाई सुप्रीम लीडर को तो आज तक रीजन जो है वो उनके खिलाफ पता नहीं कितनी जंगें छेड़ता रहा है इस इस्लामिक रिजीम को गिराने के लिए, और ट्रंप कह रहा है कि मैं सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता हूं। अच्छा, सुप्रीम लीडर तो ट्रैवल नहीं करते, उन्होंने तो आज तक एक मुल्क का दौरा भी नहीं किया, तो वो तो ट्रैवल नहीं करते। तो प्यूटन की जो मुलाकात हुई थी वो भी तेहरान आए थे, तो ट्रंप साहब जो है वो क्या ईरान जाएंगे सुप्रीम लीडर से मिलने? छोड़े वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, कब कहां पर मुलाकात होगी ये हो सकता है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, ये मुलाकात जो है सऊदी अरेबिया में भी हो सकती है। आप देखिए जो लेटर यहां से गया है सऊदी अरेबिया से, सुप्रीम लीडर के नाम लेटर गया है, तो ये पूरी तरह से मुतवक्के है कि सुप्रीम लीडर जो है उमरा के लिए वो तशरीफ ले जाए सऊदी अरेबिया और वहां पर जो है वो फिर ये मुलाकात भी हो सकती है। अब ट्रंप का सिर्फ ये कहना कि मैं सुप्रीम लीडर से मुलाकात करना चाहता हूं, ये इस हमले से पहले उनका बयान अमेरिका से आया है, तो आप मुझे बताइए कि ये इजराइल को कैसे कबूल हो सकता है? तो इस वक्त देखिए इजराइल उस दहाने के ऊपर पहुंच चुका है जिसमें उसका तबाही, उसका तशद्दुद, उसका जुल्म, उसका फसाद ये दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो अपनी उस डोमिनेशन को और इस्लामी दुनिया के इस बढ़ते हुए इत्तेहाद को और इन नई रियलिटीज को रिवर्स करने के लिए वो एक बड़ी जंग जो है वो छेड़ देना चाहता है ईरान में, और ये हमला उस बात का एक बड़ा सबूत है कि ये सारी चीजें चल रही हैं। इसके ऊपर हम तफसीली बात करते हैं। यमन ने मिसाइल फायर कर दी है इजराइल के ऊपर और ताजा तरीन रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। CNN ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि अमेरिका को बड़ी जिल्लत और हजीमत उठाना पड़ रही है, यमन के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं हो रही है और ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और अमेरिकन इस वक्त एग्जॉस्ट हो रहे हैं और उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, दूसरा आ रहा है, कोई कामयाबी यमन के खिलाफ जब वो हासिल नहीं हो रही है। और इजराइल के अंदर क्या सूरत है? अबू बैदा की स्टेटमेंट आई है। अबू बैदा कह रहे हैं कि हम तो तैयार है, हम तो इजरायली फौज जो ही आगे बढ़ेगी, एक तो ये जहां पर बैठे हुए हैं इनके ऊपर आकर हम हमले करेंगे और जो ही ये एडवांस करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे फाइटर्स इनकी इंतजार में हैं, हम इंतजार के अंदर बैठे हुए हैं कि ये जरा आगे तो बढ़े, फिर इनके साथ हम करते क्या है। और जहां पर ये गजा में बैठे हुए हैं उसका भी मुजाहरा हमने करके दिखा दिया कि वहां पर घुस घुस कर जब इनको निशाना बनाएंगे। तो ये जनाब वहां पर सूरत हाल है और बिल्कुल इजराइल के अंदर वो खाना जंगी वाला माहौल है। इजराइल के फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं और उसने बताया है कि ये जंग बिल्कुल फ्यूटाइल है इजराइल के लिए और इजराइल का जो फ्यूचर है वो इस वक्त हाईएस्ट डेंजर के ऊपर चला गया। तो अंदरूनी सूरत हाल, बैरूनी सूरत हाल, रीजन और ईरान का अलायंस, ये सारी चीज, और ट्रंप का कहना है कि सुप्रीम लीडर से मिलना चाह रहा हूं और बाकी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इजराइल को कबूल नहीं है, तो ये फसाद फैलाने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब हम आगाज करते हैं इस पोर्ट से। बंदर अब्बास ये पोर्ट है, ऑयल पोर्ट, इसके ऊपर नाज़रीन अटैक हुआ है। बहुत बड़े धमाके, दूर दूर तक आग और शोले जो है वो देखे गए हैं और एक पैनिक, एक होता है ना कि सबकी फौजें अलर्ट हो जाती है। भाई पिछले कई महीनों से चल रहा है, ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अब ये इतना बड़ा वाकया हो गया। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, ईरान की फोर्सेस अलर्ट है, वैगनर ग्रुप अलर्ट है, रशियन इंटेलिजेंस, चाइनीज और टर्की और पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त सारे अलर्ट के ऊपर हैं। यूरोपियंस देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है, मामला किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान, इंडिया की ऑलरेडी कशीदगी चल रही है। तो आप देखिए ना, आप आलमी जंग के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं अगर मामलात को ना रोका गया। मिडिल ईस्ट आपका तबाही के दहाने के ऊपर है। इधर जनूबी एशिया में अब ये एक एस्केलेशन हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अच्छा, अगर मिडिल ईस्ट में मामला थमता है तो इस तरह जैसे पाकिस्तान इंडिया की एस्केलेशन है,
इस तरह की चीजों को दबा लिया जाता है। लेकिन जब अगर मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ जाती है तो जैसे पाकिस्तान इंडिया का इशू है, फिर वो दबेगा नहीं, फिर वो और उठेगा, क्योंकि बाकी भी ताकतें जो जंगें छिड़वाना चाहती है वो और ज्यादा मुतहरिक हो जाती हैं। फिर साउथ चाइना सी का मामला आपके सामने है, तो ये एक वाकया दूसरे के साथ फिर कनेक्ट होता चला जाता है। अफ्रीका की सूरत हाल आपके सामने है, तो ये तमाम मामला साउथ चाइना सी से लेकर जनूबी एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट, आगे अफ्रीका, आगे लैटिन अमेरिका की भी सूरत हाल इसी तरह टर्मोइल है वहां पर, और अमेरिका वहां पर अपनी डोमिनेशन और चाइना वहां पर मौजूद है, तो एक कशमकश और कशीदगी वहां पर है। तो ये तमाम आपस में कनेक्टेड हो जाएगा, और ये वही चीज है जिसके बारे में बताया गया कि आलम इंसानी की सबसे बड़ी जंग, तो उसके दहाने के ऊपर हम इस वक्त आ पहुंचे हैं। अच्छा, बंदर अब्बास के ऊपर अटैक हुआ है। ये बंदर अब्बास बहुत इंपॉर्टेंट है दो हवालों से। एक तो जो इनका स्पेस स्टेशन बन रहा है वो भी इसी के करीब है, दूसरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जिसकी बहुत ज्यादा आपके सामने अहमियत है, ये बंदर अब्बास पोर्ट जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पास है। अच्छा, अगले जो 2-3 घंटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस वक्त क्या ये अटैक इजराइल ने करवाया है? तो इजराइल से अभी कुछ ही देर पहले स्टेटमेंट जारी हुई है, कुछ ही मिनट पहले, और इजरायली आर्मी ने कहा कि हमारे से कोई लेना देना नहीं है जो ईरान के अंदर अटैक हुआ है। अच्छा, ईरान ये कह रहा है कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। 516 लोग जब इसमें इंजर्ड हुए हैं, 516 इंजर्ड हुए हैं, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। ईरान ये कह रहा है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं बताई है। और एक चीज होता है कि क्या इजरायली त्यारे इधर गए हैं, उन्होंने जाकर कुछ स्ट्राइक किया, जैसे रास सपोर्ट पर हमला हुआ ना यमन में, तो अमेरिकन त्यारे आए, वो सबने देखे, आवाजें भी आती हैं, और वो अटैक हुआ और अमेरिकन ने तो उसको तस्लीम कर लिया। यहां पर कोई त्यारे नहीं देखे गए कि इजराइल से कोई त्यारे उड़े हों और वो इस तरफ गए हों, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इजराइल कह रहा है कि हमने नहीं करवाया। अच्छा, अगर इजराइल कह रहा है कि उसने नहीं करवाया तो इजराइल कभी भी मानता बुनियादी तौर पर नहीं है, और यहां पर भी उसकी स्ट्रेटजी यही होगी कि वो माने ना, ताकि प्रेशर उसके ऊपर ना आए और नैरेटिव उसके खिलाफ ना जाए। मिसाल के तौर पे आप देखिए, इस्माइल हानिया को अटैक किया गया, इजराइल ने नहीं माना, बाद में जाकर माना। पेजर्स अटैक हुए, इजराइल ने कबूल नहीं किया। इसी जंग के दरमियान कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसको इजराइल ने फौरी तौर पर ऑन नहीं किया, ठीक है, एक स्ट्रेटजी के तहत। अब सवाल यह कि इजराइल कह रहा है कि उसने नहीं किया, लेकिन साथ उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो फिल फौर नहीं मानता। दूसरी बात यह है, जितना बड़ा अटैक हुआ है, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मिसाल के तौर पे होता है ना, भी शॉर्ट सर्किट हो गया जी, आग लग गई प्लाजे में, होता है ना। अच्छा जी, ऑयल पोर्ट के ऊपर पता नहीं कोई किसी ने कोई ऐसा हो गई चीज कि जनाब आग लगी वहां पर, यानी कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं है, इजराइल की कोई मुदाखलत नहीं है। जितना बड़ा ये अटैक हुआ है जिसमें इतनी ये कैजुअलिटीज हो गई हैं, ये कोई खुद से तो हो नहीं सकता भाई। एक होता ना कि एक ऑयल टैंकर जब वो किसी अपनी तकनीकी खराबी की वजह से वहां पर आग लग गई, तो ये तो पूरी पोर्ट के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है ना, तो किसी के किए बगैर ये हो नहीं सकता। अच्छा, तो इसका मतलब फिर क्या है कि जंगी तारे भी वहां पर नहीं गए। तो अगर इजराइल ने करवाया है तो फिर ऑन ग्राउंड ही उनके कुछ होंगे ना कोई एजेंट्स, क्योंकि ये तो है कि इजरायली जो एजेंट्स हैं या उनके एक नेटवर्क है वो ईरान के अंदर मौजूद है। और देखिए, जैसे इस्माइल हानिया को असैसिनेट किया गया था तो वो भी ऑन ग्राउंड इनके सारा नेटवर्क था, और इससे पहले भी ईरान के बहुत सारे साइंटिस्ट को इजराइल जो है वो शहीद कर चुका है, और उसमें ऑन ग्राउंड इनका एक नेटवर्क वहां पर है। तो मुद्दा यह है कि दो चीजें, ये इतना बड़ा अटैक किसी के किए बगैर नहीं हो सकता, दूसरा इजराइल के बगैर ये कोई कर नहीं सकता। अभी हम हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि ईरान भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इजराइल कह रहा है कि हमने किया नहीं है, लेकिन हम इसको फिलहाल जो चीजें सामने आ रही हैं उसके बुनियाद के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर ये अटैक किसी ने करवाया है तो वो इजराइल के बगैर हो नहीं सकता। और जो इस वक्त हमारे सामने तस्वीर और वीडियोस आ रही हैं उससे ये लगता है कि ये भाई होता है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें किसी गलती नहीं थी, पूरे प्लाजे में आग लग गई। अच्छा जी, पेट्रोल पंप पर किसी ने वो फेंक दिया सिगरेट और पेट्रोल पंप पर आग लग गई, होता है ना इस तरह का बात। तो पोर्ट पर इस तरह का कोई ह्यूमन एरर की वजह से कि भाई ये खुद से ही हो गया, कोई ह्यूमन एरर था, ये नहीं लग रहा कि ये कोई ह्यूमन एरर है, ये लग रहा है कि ये किसी ने किया है, और इजराइल के सिवा ये कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए ये मामला बड़ा खतरनाक है। अगर ये अटैक साबित हो जाता है कि ये इजराइल ने किया है तो ईरान इसके ऊपर खामोश नहीं होगा, क्योंकि कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होगी। एक होता है इकोनॉमिक लॉस होना, वो एक अलग चीज है, उसके ऊपर ईरान क्या बात करता क्या नहीं करता, क्योंकि आपने विजडम के साथ भी तो चलना है ना, अमेरिका के साथ आपके मामलात आगे चल रहे हैं। अच्छा, तो अगर ये इजराइल का साबित हो जाता है तो फिर उस जंग का बाकायदा आगाज हो जाएगा। अगले 2-3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि अच्छा हफ्ते बाद पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा अगले कुछ घंटों के अंदर अंदर कि ये किसने किया है। अगर ये इजराइल ने किया है तो
आप फिर समझ लीजिए कि बहुत बड़ी जंग का आगाज हो गया है। जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, ईरान इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेगा। और इसराइल को हमेशा से हम आपके सामने रखते आए हैं कि अमेरिकी मर्जी के बगैर भी इसराइल अटैक कर सकता है, और वो इसलिए अटैक कर सकता है कि ये उसका लाडलापन है, कि उसको लगता है कि वो अगर ईरान के ऊपर अटैक कर देगा और ईरान आगे से अटैक करेगा तो इसराइल अमेरिका से मदद मांगेगा तो अमेरिका मदद को आ जाएगा। ये नहीं कि अमेरिका कहेगा कि भाई तुमने मेरे पूछे बगैर हमला क्यों किया। तो इसराइल की कैलकुलेशन ये है, और वो कहते हैं कि भाई अगर हमने इनकी मर्जी के बगैर भी अटैक कर दिया तो अमेरिका हमारी मदद को आ जाएगा, इसलिए वो अटैक कर सकते हैं। ये हम आपको पिछले हफ्तों में रखते रहे। अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि वो मौका आ चुका है कि ट्रंप रिफ्यूज भी कर दे, इसमें कोई अब वो बात नहीं है। इसराइल की कैलकुलेशन यह है कि अमेरिका आएगा, ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि अमेरिका आएगा, लेकिन आज कौन है वहां पर? ट्रंप है, जो इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है, लेकिन जो एक अंदरूनी सूरत हाल है, जो चाइना से लड़ना है, बाकी सारे मामला, तो अमेरिका अफोर्ड नहीं करता इस जंग को, और खलीजी रियासतें नहीं चाहती इस जंग कि ये जंग शुरू हो। ये किसी के बेनिफिट के अंदर नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका कहे कि भाई ट्रंप कहे कि तुमने मेरे पूछे बगैर हमला क्यों किया, आप जाओ और भुगतो। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन रिकॉर्ड देखते हुए और इसराइल की कैलकुलेशन के मुताबिक अमेरिका हर सूरत आएगा। तो अगर आखिरी बात ये इसराइल ने किया है, ईरान अटैक करने जा रहा है, और वो अटैक ऐसा होगा कि प्रॉपर जंग का आगाज हो जाएगा, और ये बुनियादी स्ट्राइक होगी इसराइल के ऊपर, और उसके बाद फिर इसराइल अटैक करेगा, और होते होते इसके अंदर अमेरिका ड्रैग हो जाएगा, और ये एक न्यूक्लियर वॉर होगी और वर्ल्ड वॉर होगी। क्योंकि जब भी न्यूक्लियर चल गया तो समझिए वर्ल्ड वॉर आगाज हो गया। तो इसलिए अगले 2-3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब अगला सारा ही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अब सारे मुल्क मुतहरिक हैं, और वो कोशिश कर रहे होंगे कि इसको रोका जाए। ठीक है ना, हमला हो गया है, अगर इसराइल ने कर भी दिया है तो फिर भी बहुत सारे मालिक की कोशिश होगी कि इसको रोका जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको अगर ये साबित हो जाता है कि इसराइल ने अटैक कर लिया है तो फिर इसको रोकना जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए ना कि जो ट्रंप ने इंटरव्यू दिया है, और हैरान कुन उसने बात की, उसने कहा कि मैं सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता हूं। आप जरा देखिए, इतनी अटेम्प्ट्स की गई हैं इस इस्लामिक रिजीम को गिराने के लिए, और दुनिया की सबसे ईवल रिजीम जो अमेरिका और इसराइल ने प्रेजेंट की, सबसे तबाही और बड़े फितने के मरकज तो ये है, लेकिन इन्होंने जो दुनिया के सामने प्रेजेंट किया कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा विलन, दुनिया की सबसे बड़ी ईवल कौन है? चाइना, रशिया और ईरान। ठीक है, उस सुप्रीम लीडर के साथ मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, आप मान रहे हैं कि आप उनको नहीं हरा सके। तो ये तो इसराइल के लिए अफोर्डेबल है ही नहीं। इसराइल तो भाई खत्म हो जाएगा ना इन चीजों के साथ जो नई रियलिटीज इमर्ज कर रही हैं। लेकिन अगर इसराइल इन नई रियलिटीज से टकराने की कोशिश करेगा कि नहीं हमने वही डोमिनेशन रखनी है, हमने वही रखना है कि भाई सब हमारे गुलाम बनकर रहेंगे, तो खुद इसराइल इन रियलिटीज में फना हो जाएगा। भाई देखें, आपने 100 साल से एक चीज आप लेकर आ रहे हैं। मैं सादा मिसाल देखता हूं, भाई देखिए, बड़े बड़े तलवारबाज थे, उन्होंने बड़े बड़े दुनिया की सल्तनतें फतह की और बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए। किस जोर के ऊपर? तलवार के जोर के ऊपर। बंदूक बनी तो चाहे दुनिया का जितना बड़ा तलवारबाज था वो फारिग हो गया, एक अनाड़ी सा बंदूक चलाने वाला भी उसके ऊपर फाते हो गया। ठीक है, तो जब रियलिटीज बदल जाती हैं, उससे पहले आप क्या करते आए हैं, आप कितने बड़े बादशाह थे, आपकी क्या हुक्मरानी थी, जब दुनिया में रियलिटीज बदलती हैं तो वो सब फारिग हो जाते हैं पिछले। अगर वो उसी पॉलिसी के ऊपर रहते हैं, अगर वो भी बंदूक को अपना लें तो फिर लड़ाई होगी। तो जो नई रियलिटीज हैं उसमें इसराइल की बदमाशी, उसकी डोमिनेशन चलने वाली नहीं है। ठीक है, अब अगर वो जंग छेड़ेगा, जो भी करेगा, इसराइल इस रास्ते के ऊपर फना होने वाला है। मैं आपको बता दूं, वो जंग का रास्ता है, वो इन टॉक्स का रास्ता है, जो भी है, इसराइल इसमें फना होगा। इस जंग के अंदर जो है ना, रीजन ईरान के साथ खड़ा होगा, रशिया और चाइना जब वो ईरान के साथ खड़े होंगे, और अमेरिका अगर इस जंग के अंदर ड्रैग होता है तो अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है ये आपके सामने है। ट्रंप इसको किस तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बहरहाल देखते हैं कि अगले 2-4 घंटों के अंदर क्या होता है और क्या खबर सामने आती है कि ये किसने किया है। इसी दरमियान यमन ने मिसाइल फायर किए हैं, इससे ही हमले के आगे पीछे। मिसाइल फायर्ड फ्रॉम यमन एट टारगेट इन अल नकब डेजर्ट। Israeli media reported that Israeli air defense attempted to intercept missiles from यमन। ये यमन ने जनाब अटैक किया और आगे से इजराइल ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है। वही सायरन्स और शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं। पिछला अटैक जो वो हाइफा के ऊपर हुआ था, और उसके बाद ये अटैक है जो यमन की जानब से किया गया है। 2000 किलोमीटर दूर और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यहां से फायर किए जा रहे हैं। यमन के पास अभी भी मिसाइल मौजूद है। दुनिया के सबसे महंगे तरीन मिसाइल जो 8-9 मेरे ख्याल कंट्रीज के पास हैं, दुनिया की सिर्फ बड़ी पावर्स के पास हैं, और यमन भी उनको इस्तेमाल कर रहा है और एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ी चीज है। अच्छा, इसके साथ आप जरा देखिए
जो यमन के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, यमनी आर्म्ड फोर्सेस डिफाई यूएस एयर सुपीरियरिटी अमिड माउंटेन ड्रोन लॉसेस। सीएनएन की रिपोर्ट क्या लिख रही है कि अमेरिका की जो एयर सुपीरियरिटी है उसको चैलेंज कर दिया है यमन ने। द यूएस मिलिट्री फेसेस चैलेंजेस इन यमन when its air superiority delayed and efforts to weaken the group's missile capabilities hindered। अब ड्रोन्स के ऊपर ड्रोन्स गिरा रहे हैं, उससे जो उनकी इंटेलिजेंस मिशंस है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। और सीएनएन कह रहा है कि यमन के अंदर अमेरिकी एयर सुपीरियरिटी मुतासर हो रही है। ये आज की रियलिटी है और अमेरिका ने अपने आप को यहां पर बहुत ज्यादा आकर फंसा लिया है। अब ना वो आगे अगर जंग को जारी रखता है कोई कामयाबी नहीं है, पीछे निकलता है तो रह क्या पीछे बचेगा क्या भाई? आपकी तो सारी ताकत एक्सपोज हो गई ना। बट ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने कुछ नहीं किया, बाइडेन तो कमजोर था, लेकिन मैं आकर ये कर दूंगा। और सारी सफाकियत भी दिखाई, सारी ब्रुटैलिटी भी कर ली, इतनी हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज भी यमन में होगी, सिविलियन टारगेट्स भी हिट कर लिए, उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अब आप देखिए कितने महीने हो चुके हैं और ये रोज बयान जारी करते हैं कि हम हमले जारी रखे हुए हैं। ये बाइडेन के दौर से भी तो इसी लेवल के हमले हो रहे थे और रोज कहते हैं जी हम नेविगेशन खुलवाएंगे, ये करेंगे, वो करें। पहले तो इनसे पूछो ना कि भाई इसका मतलब आपके हाथ में नेविगेशन फिर नहीं रही और कई महीने से आप खुलवा नहीं सके, अब आप कह रहे हैं खुलवाएंगे। रोज कहते हैं, रोज बयान जारी करते हैं खुलवाएंगे, वो पता नहीं कब खुलेगी। द यूएस मिलिट्री हैज येट टू सिक्योर एयर सुपीरियरिटी ओवर द यमनी आर्म्ड फोर्सेस डिस्पाइट ऑनगोइंग एयर स्ट्राइक्स। बावजूद इसके कि अमेरिका वहां पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन एयर सुपीरियरिटी जो है उसकी चैलेंज हो चुकी है पूरी तरह से। द यमनी आर्म्ड फोर्सेस कंटिन्यू टू सक्सेसफुली शूट डाउन हाई वैल्यू MQ-9 रीपर ड्रोन्स severely hampering US operations। अमेरिका शुरू में इसको डिनाई करता रहा कि हमारे कोई ड्रोन्स नहीं गिर रहे हैं। अब CNN और बाकी सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हाई वैल्यू MQ-9 रीपर्स जिसको किसी ने कभी नहीं गिराया, यमन उनको गिरा रहे हैं एंड severely जो है ना बड़ी शिद्दत के साथ अमेरिकी ऑपरेशन मुतासर हो रहे हैं। और यमनी आर्म्ड फोर्सेस सक्सेसफुली डाउन्ड एट लीस्ट 7 MQ-9 ड्रोन्स लिमिटिंग US कैपेसिटी टू कंडक्ट सर्विलेंस। अमेरिकी जो कैपेसिटी है सर्विलेंस की वो मुतासर हो रही है। बैटलफील्ड असेसमेंट्स एंड टारगेट की रेबेल लीडर्स, CNN रिपोर्ट्स, बहुत ज्यादा बुरी तरह से अमेरिका के ऑपरेशन मुतासर हो रहे हैं। एंड ऑफिशियल नोटेड दैट यमनी फोर्सेस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्किल्ड एट टारगेटिंग दीज ड्रोन्स फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग US ऑपरेशंस। और यमन की जो ताकत है वो डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि यमन की जो ताकत है वो ऊपर जा रही है, वो ज्यादा स्किलफुल हो रहे हैं। अमेरिका से लड़कर यमनी और ज्यादा स्किलफुल हो रहे हैं, CNN रिपोर्ट कर रहा है। भाई ये शिकस्त नहीं तो मुझे बताइए और क्या है? जितना ज्यादा इस जंग को ड्रैग कर रहे हैं उतनी तबाही है इनके लिए। ड्रोन लॉसेस इंपैक्ट US स्ट्रेटजी। आगे वो लिखता है कि पेंटागन ने दूसरे फेज के अंदर दाखिल हुआ, फोकस्ड ऑन इंटेलिजेंस एंड टारगेटिंग सीनियर लीडर्स, जिसका मकसद यह था कि हुतीज के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको निशाना बनाना है। हाउएवर कंसिस्टेंट ड्रोन लॉसेस हैव स्टॉल्ड दीज एफर्ट्स। लेकिन मुसलसल ड्रोन्स गिरने की वजह से वो जो ट्रैक करना है लीडर्स को वो नहीं हो पा रहा है और अमेरिका पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। एंड US ऑफिशियल्स कंफर्म्ड दैट यमनी आर्म्ड फोर्सेस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इफेक्टिव एट टारगेटिंग द ड्रोन्स। अब मुझे बताइए पीछे बचा क्या है? ये अमेरिकी अंपायर जो है वो यमनीज ने रेड सी के अंदर गरक कर दिया है। यकीन मानिए अमेरिकी अंपायर रेड सी के अंदर गरक हो चुका है और डॉलर आपके सामने है, दुनिया उससे पीछे हटती चली जा रही है। खुद यूरोप डॉलर के ऊपर रिला करने के लिए तैयार नहीं है। डॉलर वहां गया, आपकी टेक्नोलॉजी यूक्रेन के अंदर तबाह हो गई। इजरायली टेक्नोलॉजी है वो गजा ने वहां जमीन बुर्द कर दी है, रेत के अंदर गाड़ दी है इजरायली टेक्नोलॉजी, उसकी मिलिट्री, वो सारा गजा की रेत में उन्होंने गाड़ दिया। अमेरिकी ये वाली सारी कैपेबिलिटीज इधर इन्होंने गाड़ दी हैं और जो इकोनॉमिक हेजेमनी है वो चाइना और वो आपके सामने है। और यूरोप डॉलर को बाय करने के लिए तैयार नहीं है। तेजी के साथ जो डॉलर है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और यूरोपियन करेंसीज वो अपनी बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए यूके से क्या खबर आ रही है। यूके ये कह रहा है कि हमारी ट्रेड यूरोपीय यूनियन और चाइना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय अमेरिका के। ये यूके का बाज़ाब्ता बयान इस वक्त सामने आया है। अमेरिका चूंकि प्रेशर कर रहा है ना नई नई चीजें मनवाने के लिए, तो बर्तानिया ने अमेरिका को यह कहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी बर्तानिया ने कहा है कि आपके साथ हमारी ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं, यूरोपीय यूनियन के साथ हम आपके साथ वही बात करेंगे जिस पर यूरोपीय यूनियन एग्री होगा। अगर उनको कोई बात काबिल कबूल नहीं है और चाइना के खिलाफ अगर हमें जाना है तो हम नहीं जा सकते आपके साथ। ये अमेरिकी एम्पायर है, ठीक है ना, ये आज की रियलिटीज है। तो उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी और उनकी इकोनॉमी और वो सारा आपके सामने जगह जगह पर उसको शिकस्त हो चुकी है। और इजरायली हेजेमनी जो है वो हमास ने गजा की रेत के अंदर गाड़ दी है। द US हैज लॉन्च ओवर 900 स्ट्राइक्स सिंस मार्च 15
15 मार्च से अब तक 900 एयर स्ट्राइक जो वो लॉन्च कर दी गई हैं, और इस सब के सिवा जो है वो कोई कामयाबी नहीं हुई। कोई ब्लॉकेट नहीं खुलवा सके, कोई अमेरिकी जहाज और कोई इजरायली जहाज यहां से नहीं गुजर सके। एंड ऑफिशियल्स नाउ एक्नॉलेज दैट यमनी आर्म्ड फोर्सेस मिसाइल कैपेबिलिटीज एंड कमांड स्ट्रक्चर रिमेन लार्जली इंटैक्ट डिस्पाइट वीक्स ऑफ बम्बार्डमेंट। उनकी कैपेबिलिटीज, मिसाइल और उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो उसी तरह से इंटैक्ट है। तो यमन की ये रिपोर्ट आपके सामने रखने का मकसद यह है कि अमेरिका की जिल्लत, और ये यमन है, आप लड़ने जा रहे हैं ईरान से। यमन को किसने यमन बनाया है? हुतीज को किसने हुतीज बनाया है? ईरान की टेक्नोलॉजी ने, रशिया ने, इन सब ने। तो आप किसे लड़ने जा रहे हैं? आप ईरान से लड़ने जा रहे हैं। जब वहां से 200 मिसाइल फायर होगा ना इजराइल के ऊपर, और फिर 500 होगा, और फिर 1000 मिसाइल फायर होगा, ये इजराइल जो है ना मलबे का ढेर बन जाएगा। मैं आपको बता दूं, इनका हाइफा, इनका तल अवीव, ये मलबे का ढेर बन जाएंगे, और दुनिया का कोई एयर डिफेंस इसको नहीं रोक सकता है। दुनिया का कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सकता। अगर ये न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं जवाब आएगा, और न्यूक्लियर से आएगा। वो कोई दूरी नहीं है, उनके पास यूरेनियम पड़ा हुआ है। 24 से 48 घंटों के अंदर ईरान न्यूक्लियर बनाने के करीब है। उन्होंने हाथ रोका हुआ है। अभी सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर बनाने में सिर्फ थोड़ी सी टेक्निकल चीजें करनी है बस। वो ये 24 से 48 घंटों की बात है। ये अगर न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियर आएगा। ये कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएंगे तो वहां से इतने हजारों मिसाइल आएंगे। और हिजबुल्लाह बैठी हुई है, हिजबुल्लाह अपने मिसाइल पूरा उस आर्सेनल के साथ बैठी हुई है। तो यमन से, तो लेबनान से, तो ईरान से इतने, और इराक से इतने मिसाइल इसराइल के ऊपर फायर होंगे, यहां पर कुछ भी नहीं बचना है। ये सब मलबे का ढेर बनेगा और फना हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये जंग जो है ना, ये ऐसे ही नहीं है। अगर ये ईरान को तबाह कर सकते होते तो ये आज तक कर देते। अब अगर इन्होंने ये अटैक किया है तो मैं आपको बता दूं, ये अपनी एरोगेंस के अंदर, अपनी गफलत के अंदर ये सबसे बड़ी गलती कर बैठे। मैंने आपको बताया ना कि देखिए कल कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। रशिया कह रहा है कि हम तो न्यूक्लियर प्लांट्स बना रहे हैं ईरान के अंदर। रशिया कह रहा है हम गैस मुआहदे इनके साथ कर रहे हैं। रशियन कंपनीज ऑयल फील्ड्स के ऊपर, जिनके ऊपर अब देखें ना वहीं पर अटैक हो रहे हैं ऑयल के हवाले से, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो कह रहे हैं हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये ममालिक इनके साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने जो अगर ये अटैक किया है तो ये सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं, अपने इख्तिताम की ये गलती कर बैठे हैं। अबू बैदा, रेजिस्टेंस फाइटर्स लाई इन वेट फॉर इजरायली फोर्सेस इन गाजा। After 18 months of war on Gaza, the resistance still stands strong and ready to fight. 18 माह की सारी ब्रुटैलिटी के बावजूद हम आज भी तैयार हैं और इंतजार में बैठे हुए। इजरायली फौज जो ही एडवांस करेगी तो इनको यहीं गाड़ देंगे। ये इस वक्त सूरत हाल है। बहरहाल बहुत कशीदगी है, बहुत सेंसिटिव सूरत हाल है। इधर पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी है, इसको जरा ठंडा करने की जरूरत थी। लेकिन अगर ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया है तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का मामला, इसको कौन ठंडा करेगा? और मिडिल ईस्ट तो फिर जंग के अंदर ड्रैग हो गया। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ईरान को रोकना कि वो इजराइल के ऊपर वापस अटैक ना करे, अगर ये साबित हो जाता है कि इजराइल ने अटैक किया। ये सूरत हाल है। देखते हैं अगले घंटों में क्या होता है। आपने राज रोका करें। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।